मम्मी मुझे स्ट्रिंग्स के बारे में पता चल गया है, क्या आप बता सकती हैं दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ते हैं? ये देखो, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के जोड़ देंगे। पर मम्मी मैंने तो प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स को जोड़ने का पूछा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे कोड में फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। स्ट्रिंग्स बेसिकली करैक्टर का कलेक्शन होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में अरेज पढ़े थे, उसी तरह स्ट्रिंग भी होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि अरेज में हम सभी डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग्स हम ओनली करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लिया क्या डाटा टाइप को यूज़ करते हुए और इसका नेम रख दिया टेक्स्ट, और उसमें हमने स्टोर क्या कर दिया, कैपिटल ए। ये तो हमने स्टोर कर लिया सिर्फ एक करैक्टर कैपिटल ए। पर सोचो अगर आपको पूरा एक वर्ड स्टोर करना है लाइक नीट रूट्स, या कोई सेंटेंस स्टोर करना है जैसे कि नीट रूट्स इज बेस्ट फॉर कोडिंग, तो आप ये कैसे करोगे? एक बार VS कोड पे चलते हैं। तो यार यहाँ पर ना मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग्स नेम का फोल्डर बना रखा है, और उसमें एक मैंने स्ट्रिंग्स की फाइल सेव कर ली। यहाँ पे लिखते हैं हम कैर, और इसका नेम हम लिख देते हैं टेक्स्ट, और इक्वल में हम स्टोर कर देते हैं सिंगल कॉमास में कैपिटल ए, लास्ट पे सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पर हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, लिखेंगे प्रिंट एफ %c कॉमा आएगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट। ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन लगाते हैं। अब इसको एक बार रन करते हैं, तो इसने हमें कैपिटल ए प्रिंट करके दे दिया। बट सोचो अगर यहाँ पर हम लिख दें नीट रूट्स, पूरा वर्ड लिख दिया हमने एक, इसको अब रन करेंगे तो अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एरर। इसमें क्या कह रहे हैं, करैक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइप, ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कंटेंट। तो ठीक है यार, आपको बस ये पता चल गया कि हम कैर डाटा टाइप को यूज़ करके जस्ट सिंगल करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, एक करैक्टर से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो यार हम किसी वर्ड को या सेंटेंस को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। एक बार स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करके देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक टेक्स्ट नेम की ना रे बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएंगी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें साइज दे देते हैं 20। ठीक है, और इधर ऐसा करते हैं, इसमें एक वैल्यू साइन कर देते हैं। करली ब्रेसिस में हम लिखेंगे सिंगल कॉमाज में H लिख दिया, कोमा लगाओ, सिंगल कॉमाज में E लिख दो, कोमा लगाओ, फिर सिंगल कॉमाज में L लिख दो, कोमा लगाओ, फिर सिंगल कॉमाज में L लिख दो, कोमा, फिर सिंगल कॉमाज में O लिख दो एक बार। तो यार ये है हमारे पास, हमने हेलो वर्ड को स्टोर किया है एक अरे में। सिंपली हमने एक अरे बना ली, उसका नाम टेक्स्ट है और उसका साइज 20 है, और उसके बीच में हमने 5 वैल्यू स्टोर कर दी HELLO। तो यार यहाँ पे O स्टोर करते हैं, 0 लिख दिया मिस्टेक से। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि लास्ट पे लिख देते हैं सिंगल कॉमाज में \0, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग बन गई है। इस \0 को नल करैक्टर कहते हैं, और जब भी हम किसी ऐसे अरे के एंड पे नल करैक्टर लगा देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब एक बार इसको प्रिंट करते हैं, लिखेंगे प्रिंट एफ इनटू। तो यार स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं %s, और लिखेंगे कॉमा टेक्स्ट लिख दो, सेमीकोलन। इसको रन करते हैं तो परफेक्ट, ये वाली स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो गई। बेसिकली यहाँ हमने एक अरे ही डिक्लेयर की है जिसका नाम है टेक्स्ट, और इसका साइज 20 है। सिमिलरली इसमें हमने अपने करैक्टर्स HELLO स्टोर कर लिए जैसे कि हम अपनी अरे में करते थे। बट जैसे ही हमने 5th इंडेक्स पर यानी O के बाद \0 स्टोर किया, तब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गया। ये \0 का मतलब होता है नल करैक्टर। नल करैक्टर एक स्पेशल करैक्टर होता है जो कि स्ट्रिंग के एंड में लगता है, और इसकी अस्काई वैल्यू 0 होती है। ये नल करैक्टर बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ ख़त्म होती है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज़ किया। जिस तरह हम इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए %d, फ्लोट वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए %f, और करैक्टर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए %c यूज़ करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया %s। स्ट्रिंग को हम एक दूसरे मेथड से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एक एक करके सारे करैक्टर सिंगल कॉमाज में लिखने पड़े, और लास्ट पे हमें एक नल करैक्टर भी स्टोर करना पड़ा। तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। ये जस्ट हमारे पास एक हेलो वर्ड था, उसके लिए हमने इतना कुछ लिखा। अब सोचो कि आपके पास एक पूरा सेंटेंस हो जैसा कि नीट रूट्स इज बेस्ट चैनल फॉर कोडिंग, तो आप क्या करोगे, N पहले स्टोर करोगे, फिर E, फिर A, T स्पेस, इसी तरह चलते चलते आप जब पूरा सेंटेंस स्टोर करोगे तो हो सकता है कि आपको 5 से 10 मिनट लग जाएं। आपकी टाइपिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। बट इस चीज़ से बचने के लिए एक ईजी सा सोल्यूशन है, हम एक दूसरे मेथड से भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक बार इसको करते हैं कमेंट आउट, यहाँ पे आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लिखें कैर str नेम दे लो, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम हमने str रख दिया इस बार, और इसको साइज दे दो फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, 10 भी दे सकते हो, 20 भी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आपने स्ट्रिंग में स्टोर करनी हुई उस हिसाब से आप साइज दे सकते हो। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू, और हम डबल कॉमाज में लिख देंगे हेलो। ठीक है, जस्ट इतना सा काम करना है। तो ये भी हमारे पास परफेक्टली एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो गई है। इसको प्रिंट कैसे करना है, यहाँ पर हम टेक्स्ट की जगह लिख देते हैं str,
तो परफेक्ट, इसको रन करो तो इसने भी हमें हेलो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक स्ट्रिंग str डिक्लेयर किया जिसका साइज 10 रखा और उसमें हेलो स्टोर कर दिया। फिर हमने printf फंक्शन को यूज करके उस स्ट्रिंग को प्रिंट किया। जब हम कोई स्ट्रिंग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो उसके एंड पर हमें नल कैरेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग में इंडेक्सेस के बारे में। अरे की तरह स्ट्रिंग में भी इंडेक्सेस होते हैं जो कि हर एक कैरेक्टर की पोजीशन बताते हैं। सेम अरे की तरह स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0th इंडेक्स पर होता है और लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग के साइज से 1 माइनस करके उस वाली पोजीशन पर होता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल था हेलो, सो हमारे 0th इंडेक्स पर h स्टोर होगा और उसी तरह लास्ट पोजीशन यानी 4th इंडेक्स पर लास्ट कैरेक्टर o स्टोर होगा। इंडेक्सिंग की हेल्प से हम स्ट्रिंग को अपडेट भी कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं str राउंड ब्रैकेट्स और फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू अपडेट कर देते हैं। अपडेट करके हम कर देते हैं जिससे a, ठीक है। यहाँ पर हमने a अपडेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रन करो तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। तो मतलब देखो यार यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे ई था ना, क्योंकि 0th इंडेक्स पे एच है और फर्स्ट पे ई है, उससे आगे सेकंड इंडेक्स पर एल है, इसी तरह आगे चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू चेंज कर दी, चेंज करके उसकी जगह ए पुट कर दिया और नेक्स्ट लाइन पर फिर हमने उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर लिया। तो यार आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हमने स्ट्रिंग का साइज 10 रखा है बट उसमें तो हमने 5 कैरेक्टर स्टोर किए हैं। बेसिकली हम स्ट्रिंग का साइज हमेशा बड़ा रखते हैं क्योंकि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तब हमें आइडिया नहीं होता। सपोज अगर आपको यूज़र का नाम इनपुट लेना है तो उसका नाम लेंथी या शॉर्ट हो सकता है, तो उस केस में जनरली एक बड़ा साइज रख लेते हैं। जितनी वैल्यूज़ हमें इनपुट मिल जाती हैं वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाती हैं और बाकी की जगह खाली होती है, उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो यार हम शुरू से ही गार्बेज वैल्यू के बारे में बात करते आ रहे हैं कि कोड को रन करने पे हमारे पास आउटपुट में गार्बेज वैल्यू आ गई, कभी किसी जगह पर गार्बेज वैल्यू की बात की, कभी किसी जगह पर। तो यार बेसिकली गार्बेज वैल्यू वो वैल्यू है जो अनप्रेडिक्टेबल होती है और उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर उस स्ट्रिंग के लिए एक पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस str वाली स्ट्रिंग का साइज 10 रखा है लेकिन इसमें हमने जस्ट 5 वैल्यू स्टोर की हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब भी हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं तो लास्ट पर नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो 6th पोजीशन पर नल कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 इंडेक्सेस खाली हैं और इन पर मेमोरी अनइनिशियलाइज्ड है। अब इस अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी में कोई भी अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू स्टोर हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर देखो हमने साइज रखा था 10 और हमने हेलो 5 कैरेक्टर्स और 6 पे नल कैरेक्टर, तो हमारे पास टोटल ये 6 वैल्यू स्टोर थी। इसको हमने रन किया, इस चीज़ को कमेंट आउट करते हैं और इसको अब रन करते हैं तो हमारे पास जस्ट हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, बाकी की 4 वैल्यूज इग्नोर हो गई। इन केस इग्नोर नहीं हो गई, उनमें गार्बेज वैल्यू थी तो यहाँ पर हमने गार्बेज वैल्यू नहीं प्रिंट की, हमने जस्ट नल कैरेक्टर तक की अपनी स्ट्रिंग की वैल्यूज को प्रिंट कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यूज को हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। स्ट्रिंग में इनपुट लेने के मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट वे ये है कि स्ट्रिंग की इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। स्कैनएफ फंक्शन का यूज हम पहले भी अदर डाटा टाइप्स जैसा कि इंट, फ्लोट वगैरह का इनपुट लेने में कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग की इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ को कैसे यूज करते हैं। तो यार ये सो सिंपल चीज़ है। यहाँ पर हम एक बार आते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, नाम दे देते हैं input.c, इंटर मारो, ये वाला सारा कोड कॉपी कर लाओ, यहाँ पे कर दो पेस्ट। इस वाली लाइन को भी रिमूव कर देते हैं, इतना कोड रिमूव कर देते हैं और हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं फॉर एग्जांपल 50 साइज़ की। ठीक है, हम इनपुट ले रहे हैं, कुछ बड़ी इनपुट भी मिल सकती है हमें। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे printf सिंपली और उसमें हम लिखेंगे इंटर यूर नेम। ठीक है, हम उसका नेम एज आ इनपुट ले लेते हैं, सेमीकोलन, और नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे स्कैनएफ। तो यार सिंपली जैसे हम दूसरी डाटा टाइप्स की वैल्यू एज आ इनपुट लेते थे तो इसकी वैल्यू भी हम एज आ इनपुट वैसे ही लेंगे। यहाँ पे आएगा %s, कॉमा, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड str, लास्ट पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमें अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू एज आ इनपुट मिल जाएगी। यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन पे हम लिख लेते हैं, प्रिंट कर देना जी यूर नेम इज। ठीक है, उसका नाम हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे %s, कॉमा, और यहाँ पे लिख देते हैं str। परफेक्ट, ये कोड हमारा रेडी हो गया। इसको रन करो, इंटर यूर नेम इंटर कर देते हैं हम राहुल, इंटर मारो, यूर नेम इज़ राहुल। तो ठीक है यार, ये चीज़ क्लियर हो रही है ना कि सिंपली हम स्कैनएफ को यूज़ करके हम स्ट्रिंग की वैल्यू एज आ इनपुट ले सकते हैं। लेकिन जब हम स्कैनएफ से स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं तो हम एक ही वर्ड इनपुट ले सकते हैं बिना कोई स्पेस दिए, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन स्पेसिस को काउंट नहीं करता। इस वाली चीज़ को एक बार यहाँ पर समझो। कोड को रन करते हैं दोबारा। अगर यहाँ पर हमारा नाम होता नीट रूट्स, ठीक है, बीच में एक स्पेस भी आ गई है, तो इसको रन करो। अगर हमारा नाम ऐसे होता
तो क्या प्रिंट होना था, नीट सिर्फ। ये स्पेस और उसके बाद वाले सारे करैक्टर हमारे पास एज आ इनपुट नहीं लिए जाते। स्कैनएफ से इनपुट लेने की ये एक लिमिटेशन है। इस वाले इश्यू से बचने के लिए हमारे पास एक सेकंड मेथड है, वो थोड़ा सा अजीब सा मेथड है। एक बार यहाँ पर आओ, सिंपली मैं आपको कोड करके ही बताता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ता है स्कैनएफ में ये जो %s है ना, यहाँ पर हमारी आती है राउंड ब्रैकेट, इसके बीच में हम अपना XOR ऑपरेटर का साइन लगाते हैं Shift 6 से, फिर आती है हमारी \n और राउंड ब्रैकेट हो जाती है क्लोज। तो यार ये इतने से कुछ वर्ड्स हैं, ये हमें एक्स्ट्रा लिखने पड़ते हैं और फिर हम उस इशू से बच जाते हैं। ठीक है, ये एक बार याद कर लो आप। इसको मैं अब एक बार रन करता हूँ। इंटर यूर नेम इंटर कर दो नीट रूट्स, यूर नेम इज नीट रूट्स। अब एक बार फिर से रन करते हैं। यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक नाम की जगह कोई सेंटेंस लिख दें, जैसे नीट रूट्स इज बेस्ट चैनल फॉर कोडिंग, इसको इंटर मारो तो इसने प्रिंट कर दिया नीट रूट्स इज बेस्ट चैनल फॉर कोडिंग। तो परफेक्ट यार, हमने सक्सेसफुली वैल्यू एज आ इनपुट ले ली। अब हमारे पास एक थर्ड वे है, हम गेट्स फंक्शन को यूज करके भी स्ट्रिंग की वैल्यू एज आ इनपुट ले सकते हैं। ये गेट्स फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमें ये वाली लाइन की नीड नहीं है, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं हम गेट्स। ठीक है, गेट्स फंक्शन को यूज करना है, इसके लिए हम गेट्स लिखेंगे इनटू अपनी स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे, str लिख दो, लास्ट पे सेमीकोलन लगाओ। तो परफेक्ट यार, हमारे पास ये इतना सा कोड ही होता है। ये वाली लाइन रिमूव कर दो। अब इसको करो रन। इंटर यूर नेम नीट रूट्स, तो इसने प्रिंट कर दिया नीट रूट्स। तो यार स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट लेने का ये एक और मेथड है। इसको एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम स्ट्रिंग का साइज दे देते हैं 10 और अब एक बार इसको रन करते हैं। हम यहाँ पे लिख दें अगर नीट रूट्स इज बेस्ट। ठीक है, हमने स्ट्रिंग का साइज दिया 10 और यहाँ पर हमने कितनी वैल्यू स्टोर कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 से ज्यादा ही स्टोर की हैं। अब एक बार इसको एंटर मारो। इवन कि हमारे स्ट्रिंग का साइज 10 था, बट इसने 10 से आगे वाली सारी वैल्यूज भी प्रिंट कर दी। यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटी सी दिक्कत है। तो यार इस चीज को थोड़ा सा समझो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐप या वेबसाइट बनाई, अब यूजर से आप लॉगिन करने के लिए उसका नेम एज आ इनपुट ले रहे हो। होता है ना, जैसे आप भी जब इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह लॉगिन करते हो तो आपका नाम आता है, पासवर्ड वगैरह ऐसी चीज़ें इनपुट ली जाती हैं। वहाँ पर अगर आप नेम की एक लिमिट लगाते हो कि इंटर यूर नेम अप टू 20 करैक्टर्स, मतलब 20 करैक्टर्स का नेम होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और कोई बंदा वहाँ पर 20 करैक्टर से ज़्यादा का नेम इंटर कर देता है, हो सकता है वो 30 या 40 करैक्टर्स एंटर कर दे। अगर ऐसा काम किया होगा तो वहाँ पर फिर उसके 20 से ज़्यादा करैक्टर स्टोर हो जाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास 4th नंबर पर एक और मेथड आता है fgets फंक्शन। fgets फंक्शन गेट्स फंक्शन से बेटर है क्योंकि इसमें हमारे स्ट्रिंग के साइज के बराबर का डाटा ही इनपुट लिया जाता है, लेकिन इसमें हमें साथ साथ कुछ पैरामीटर्स भी पास करने होते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, fgets आता है पहले, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं स्ट्रिंग का नाम, फिर कोमा लगा के स्ट्रिंग का साइज, और लास्ट में हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट यानी stdin। जैसे हम #include studio.h लिख रहे हैं ना हेडर फाइल, तो वहां पर हमारा स्टूडियो का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे stdin यानी स्टैंडर्ड इनपुट। एक बार ऐसा करते हैं, इसका कोड करके देख लेते हैं। तो यार कोड अलग से क्या करना है, इसी को एडिट करते हैं, f लिख दो, यहाँ पे fgets बन गया। स्ट्रिंग का नाम सेम रहेगा, कोमा में स्ट्रिंग का साइज लिख दो, स्ट्रिंग का साइज लिख दिया हमने 5, कोमा लगाओ और लिख दो stdin। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। इंटर यूर नेम इंटर कर दिया राहुल, इंटर मारो तो इसने क्या कर दिया, राहुल की जगह इसने सिर्फ राहुल ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट करैक्टर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 इसने प्रिंट कर दिए, और 5th पे इसने काउंट कर लिया जी अपना नल करैक्टर। हमारा नल करैक्टर भी तो यहाँ पर स्टोर हो रहा है ना स्ट्रिंग में, तो इसने नल करैक्टर कंसीडर करके जस्ट 4 वैल्यूज ही प्रिंट कर दी। अब देखो अगर यहाँ पर हम साइज कर देते हैं 10, अब इसको रन करते हैं। अब इंटर करो राहुल पूरा प्रिंट कर दिया इसने। दोबारा रन करो, इंटर करो नीट रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक नल करैक्टर 11, टोटल 11 करैक्टर है। तो गैस करो यहाँ पर हमारा कहाँ तक प्रिंट होगा। इंटर करते हैं एक बार इसको, नीट रूट। तो यार हमारे पास टोटल 11 करैक्टर्स थे, इसने हमें 10 करैक्टर्स प्रिंट कर दिए, एस को इसने इग्नोर कर दिया। ये थे हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट लेने के मोटे मोटे कुछ 4 मेथड्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस पे। सी में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिन्हें हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट यानी जोड़ सकते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं और उसमें इंडिविजुअल करैक्टर्स एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। फर्स्ट पे हम देख लेते हैं strcat को। strcat फंक्शन का काम होता है 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना, मतलब जोड़ना। एक बार ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, लिख दो बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस .c, इंटर मारो। अब यहाँ पे आते हैं, अपना कोड लिखते हैं, ये वाला सारा कोड करते हैं कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। इस वाली चीज़ को करते हैं रिमूव। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल 20 साइज का स्ट्रिंग है और इसमें हमने स्टोर किया है हेलो। ठीक है, उसके बाद हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, कैर str2 नाम दे दो। ठीक है, इसको str1 नाम दे दो एक बार। इसका साइज भी हमारे पास 20 है और इसमें हमने क्या स्टोर किया है
वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग बन गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे हम करेंगे strcat। ठीक है, इस फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। फिर आएंगी राउंड ब्रैकेट्स, इनटू हम लिखेंगे str1 हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम, कोमा लगा के लिख देंगे str2, लास्ट पे आ जाता है सेमीकोलन। तो यार ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है ना, तो इसकी कुछ फाइल्स भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक और हेडर फाइल यूज़ कर लेते हैं, #include into string.h। ठीक है, हमें कुछ ये वाली हेडर फाइल्स भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, इनको इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना strcat फंक्शन यूज़ कर लिया। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, printf into %s, कॉमा। तो यार एक बार यहाँ पर देखो, हमने बात क्या की थी कि strcat फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पर भी एक वैल्यू है और एक वैल्यू यहाँ पे है। ये strcat फंक्शन क्या करेगा कि जो हमने इस ब्रैकेट में पहला नाम लिखा है ना, इस वाली स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू ऐड कर देगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस वाली स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, हेलो, और इसकी क्या है, वर्ल्ड। तो ये str1 में स्टोर अप कर देगा हेलो वर्ल्ड। तो इसलिए हम यहाँ पे अब प्रिंट करेंगे str1 में ये वैल्यू ऐड करके स्टोर करेगा। इसको एक बार रन करते हैं, इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हुई। एक बार ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैकस्लैश, सेम ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और str2 की वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं। रन करो, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे सिंपली वर्ल्ड। वही बात, यहाँ पर इसने str1 में क्या स्टोर कर दिया, हेलो वर्ल्ड, बट str2 में हमारे पास स्टिल वर्ल्ड ही था। तो इस वाली लाइन की हेल्प से हमारे पास वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम करें str2 हम पहले लिख देते हैं और फिर लिखते हैं हम str1। अब इसको रन करते हैं तो क्या होगा, अब ये str2 में वैल्यू ऐड कर देगा। हमारा strcat में जो भी फर्स्ट पे स्ट्रिंग आता है ना, उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। होप्सो strcat फंक्शन का आपको यूज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है strlen फंक्शन। इस फंक्शन का काम होता है स्ट्रिंग की लेंथ को बताना कि स्ट्रिंग की टोटल कितनी लेंथ है। इसके लिए वापस हम यहाँ पे अपने कोड में कुछ चेंजिंग करते हैं। ये वाली लाइन कर देते हैं एक बार रिमूव, इसको भी कर दो रिमूव और इसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, हमारे पास जस्ट एक स्ट्रिंग है और हम उसको यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। एक बार इसको रन करो तो परफेक्ट हमारे पास हेलो प्रिंट होके आ गया। बट यहाँ पर हमें चेक करना है अपने स्ट्रिंग की लेंथ। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं strlen फंक्शन का। सिंपली यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे strlen, फिर आएंगी राउंड ब्रैकेट्स और उनके बीच में हम अपने स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर %s की जगह यूज़ करेंगे हम %d, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर ही प्रिंट होगा ना कि हमारे स्ट्रिंग का साइज़ क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग का साइज़ 4 हो सकता है, 5, 6, 7, तो हम इसलिए %d लिखेंगे। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 5 कि स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास है 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ पर हमारे पास होता है हेलो वर्ल्ड, इसको रन करो तो इसका साइज़ है 11। ठीक है, strlen फंक्शन के बारे में हमें आइडिया हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है strcpy। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। डायरेक्ट इसका कोड करके समझते हैं। इन फाइल्स को एक बार क्लोज कर देते हैं। तो यार ये फाइल यहाँ पर पड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इनको बार बार क्लोज करता रहता हूँ। ऐसे इतने ज़्यादा टैब ओपन कर लेने और फिर ढूंढते फिरने, ऐसे ही कन्फ्यूजन होती रहती है। इसके लिए यहाँ पर ये वाली लाइन मूव कर देते हैं। यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया हुआ है। अब हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं कैर str2 के नेम से, और उसका साइज भी रख लिया हमने 20। ठीक है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज नहीं किया, जस्ट डिक्लेयर किया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, str1 में हमारे पास हेलो वर्ड, हमें करना है str2 में हेलो वर्ड स्टोर। ठीक है, मतलब एक कॉपी स्टोर कर देनी है हमने str2 में। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे strcpy, बाद में आएंगी हमारी राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे str2। ठीक है, जिसमें हमें कॉपी स्टोर करनी है, और जिसकी कॉपी स्टोर करनी है उसको लिखेंगे बाद में str1। तो परफेक्ट, हमें इतना सा कोड लिखना था। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, printf into %s, कॉमा, हम प्रिंट कर लेते हैं str2। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने सिर्फ str1 को इनिशियलाइज किया है और str2 को सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की। अब नेक्स्ट लाइन में हमने strcpy फंक्शन को यूज़ करके str2 स्ट्रिंग में str1 की वैल्यू की कॉपी स्टोर कर दी है, और नेक्स्ट लाइन पे अब हमने प्रिंट कर लिया str2 वाली स्ट्रिंग को। इसको रन करो तो परफेक्ट, यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हमने 3 मेजर बिल्ट इन फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पे हमने डिस्कस किया strcat फंक्शन, उसके बाद हमने डिस्कस किया strlen फंक्शन, फिर अब हमने डिस्कस किया strcpy। इनको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। strcat फंक्शन को हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। वहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स थी और हमने उन स्ट्रिंग को जोड़ दिया था। जैसे एक स्ट्रिंग में हेलो स्टोर हुआ था, दूसरी में वर्ल्ड था, तो हमने हेलो और वर्ल्ड दोनों को एक साथ ही जोड़ दिया था। strlen फंक्शन को यूज़ करके हमने अपनी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड की थी कि हमारी इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। फिर अभी हमने डिस्कस किया strcpy फंक्शन, इसको यूज़ करके हमने स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग की कॉपी दे दी। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बट अभी के लिए हम इन तीनों को ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यही 3 मेन है।
मोस्टली इन्हीं का यूज़ होता है। मूव करते हैं अपने कोडिंग प्रॉब्लम सेशन में। आज हमारे कोडिंग प्रॉब्लम सेशन में 2 क्वेश्चन हैं, मतलब 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक है रिवर्स अ स्ट्रिंग, कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, और दूसरा है कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। रिवर्स अ स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना हेलो, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। मतलब ओ हमारा आ जाएगा फर्स्ट पे, उसके बाद एल, फिर ई, फिर एच, मतलब रिवर्स कर देंगे। और दूसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम है कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, इसमें हमारे पास ये होगा कि जितने भी हमारे करैक्टर अपर केस में होंगे ना, यानी कैपिटल करैक्टर होंगे, उनको हम लोअर केस यानी स्मॉल करैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो वेरी इजी प्रॉब्लम्स, इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास रिवर्स अ स्ट्रिंग, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, reverse.c, इंटर मारो, ये वाला सारा कोड कॉपी कर लो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, इतनी सारी लाइंस कर दो रिमूव। इसके लिए यहाँ पर हम अपनी एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर लेते हैं, कैर, और नाम उसको दे देते हैं str, उसका साइज़ रख लेते हैं 20। तो यार आप str की जगह कोई भी नाम रख सकते हो, आपको जो भी नाम अच्छा लगे। मैं एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसलिए मैं str रख रहा हूँ, क्योंकि str मीन स्ट्रिंग ही होता है। इसको बोलो कि स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए मैंने इसका ये नाम रख दिया। आपका जो दिल करे आप वो नाम रख सकते हो। हम लास्ट पे लगा देते हैं सेमीकोलन, इसकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। इधर करते हैं printf इनटू इंटर आ स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग इंटर कर दो। नेक्स्ट लाइन में अब हम करेंगे गेट्स फंक्शन को यूज़, गेट्स इनटू लिख दो str, लास्ट पे सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद हम स्ट्रिंग को एक बार प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं printf इनटू ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, कि ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारे पास ये है %s, str। परफेक्ट। एक बार यहाँ पर हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कर लेंगे। अब हमें इस स्ट्रिंग को करना है रिवर्स। इसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं, void रिवर्स नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे लिख दो रिवर्स इनटू कैर str, जहाँ पर हमने एक पैरामीटर बना दिया। अब आएंगे यहाँ पे हमारी कर्ली ब्रेसेस, और इसके बीच में हम लिखते हैं इंट लेंथ, मतलब हम सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू str लेंथ, ठीक है, ये वाला हमारा फंक्शन यूज़ कर लेंगे। और इसमें हम लिख देंगे str, मतलब हमारी str की लेंथ क्या है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं इंट स्टार्ट के नेम से, ठीक है, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं 0। तो यार ये स्टार्ट नाम रखने का मतलब सिंपली यही है कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग्स हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं इंट एंड, ठीक है, कि हमारी स्ट्रिंग एंड कहाँ पे होती है, और इसमें हम स्टोर कर देंगे लेंथ -1। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या होता है n-1, मतलब हमारी जितनी भी टोटल वैल्यूज होती है ना, उसमें से एक माइनस करना। तो हमारी टोटल वैल्यूज तो हमें लेंथ से फाइंड हो जाएंगी ना, उसमें से एक कम करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लास्ट में हमारा इंडेक्स क्या होगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना वाइल लूप, लिखते हैं वाइल इनटू स्टार्ट इज लेस देन एंड, कि हमारा लूप तब तक चलाना जब तक कि स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी रहती है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाएंगी हमारी कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बीच में ना हम अपनी सारी वैल्यूज़ को स्वैप कर लेंगे। जस्ट जैसे हमने अपनी फंक्शंस वाली क्लास में 2 नंबर्स को स्वैप किया था ना, उसी तरह यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे। एक हम एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प नेम से, और इसमें हम स्टार्ट कर देते हैं str स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स पे हमारी जो भी str की वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू हम टेम्प में स्टोर कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर हम लिखते हैं str स्टार्ट वाले इंडेक्स में हमारी जो वैल्यू होगी उसको अपडेट करके क्या कर देना, अब उसकी जगह वैल्यू लगा देना str एंड की। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं str एंड पे हमारे पास क्या कर देना, इज इक्वल टू टेम्प। तो यार इसको कुछ ऐसे समझो, यहाँ पर एक बार मैं कमेंट आउट करके लिखता हूँ, इन कमेंट्स के बीच में मैं लिखता हूँ। यहाँ पे हमने वहाँ पे लिखा था ना टेम्प इज इक्वल टू a, फिर हमने लिखा था a इज इक्वल टू b, और नेक्स्ट हमने लिख दिया था b इज इक्वल टू टेम्प। इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, a की जो वैल्यू थी वो टेम्प में स्टोर हो जाती थी, फिर हम a में ले आते थे b की वैल्यू और b में टेम्प की वैल्यू। मतलब टेम्प में तो a की वैल्यू है ना, तो a की वैल्यू जो पहले थी ना वो वाली वैल्यू b में आ जाती है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको अब रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे अब हम अपडेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट ++, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाओ और हर इटरेशन में हमारी एंड की वैल्यू में करते जाओ डिक्रीमेंट, यानी एंड -। तो परफेक्ट यार, ये वाला हमारा कोड यहाँ पे रेडी हो गया। अब इस फंक्शन को फटाफट से यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स नाम का फंक्शन बनाया था और इसमें वैल्यू पास कर देते हैं str स्ट्रिंग की, सेमीकोलन। परफेक्ट, इसको रन करो। इंटर स्ट्रिंग इंटर कर दो जी, NEAT, ठीक है, नीट इंटर कर दिया हमने। तो इसने क्या कर दिया, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज नीट। तो यार हमने रिवर्स तो कर लिया, उसको प्रिंट तो किया नहीं। अब यहाँ पे लिखते हैं printf, अरे यार यहाँ पे नहीं लिखना था, इसको डिलीट करो। यहाँ पे लिखते हैं printf इनटू रिवर्स्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ भी लिख लो यार। और यहाँ पे हम लिखते हैं %s और प्रिंट कर लेते हैं अपनी str की वैल्यू str, लास्ट पे लगाते हैं सेमीकोलन। अब एक बार इसको रन करते हैं। इंटर स्ट्रिंग नीट लिख दो। यहाँ पे क्या आ गया, ओरिजिनल स्ट्रिंग नीट
और रिवर्स फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, सबसे पहले टी आ गया लास्ट वाला, उसके बाद ए आ गया, ई आ गया, एन आ गया। तो यार एक बार ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे रिवर्स को सही से लिखते हैं। ये रिवर्ड लिखा गया, पता नहीं क्या लिखा गया, रिवर्स्ड, और यहाँ पर एक /n भी देते हैं, /n, यहाँ पे /n दे दो एक बार। अब इसको रन करो। अब अगर यहाँ पे हम इंटर करते हैं नीट, ठीक है, नीट लिख दिया, इसने क्या कर दिया, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज नीट NEAT, और रिवर्स क्या हो गया, टाइन, पता नहीं ये क्या बन गया है, बट इसने रिवर्स कर दिया हुआ है। तो यार ये थी हमारे पास प्रॉब्लम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सा कोड है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको इजी से समझा दूँ। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे मेन फंक्शन में यहाँ पर हमारी एक स्ट्रिंग है 20 साइज़ की, जिसका नाम है str। नेक्स्ट लाइन में हमने वैल्यू इनपुट ले ली और उससे नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट कर दिया उसकी जो वैल्यू हमें इनपुट मिली थी, ओरिजिनल वैल्यू। फिर हमने यहाँ पर एक रिवर्स का फंक्शन कॉल किया है, ऊपर हमने बनाया था रिवर्स फंक्शन, इसके बीच में हमने एक वेरिएबल बनाया लेंथ नेम का, और हमने इसमें फाइंड कर ली उसकी लेंथ, मतलब अरे की क्या लेंथ थी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया स्टार्ट नेम का, और उसमें हमने उसका स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर कर दिया, यानी 0। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया एंड नेम का, और उसमें लास्ट वैल्यू का इंडेक्स यानी n-1, उसको हम ये भी बोल सकते हैं लेंथ -1, वो स्टोर कर लिया। फिर आया हमारा वाइल लूप। उसके बाद वाइल में हमने अपनी कंडीशन लगाई है कि तब तक लूप चलाना जब तक स्टार्ट की वैल्यू छोटी रहती है एंड तक। फिर यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज़ को स्वैप कर लिया। हमारी स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू थी उसको हमने स्टोर कर लिया टेम्प में। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग के स्टार्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको चेंज करके वहाँ पे ले आए एंड वाले इंडेक्स वाली वैल्यू, ये काम हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या किया हमने, एंड वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू थी ना वहाँ पर हम ले गए टेम्प की वैल्यू। टेम्प की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट इंडेक्स वाले यानी स्टार्ट इंडेक्स वाली वैल्यू। एंड वाले इंडेक्स पे हम ले गए 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, और 0 इंडेक्स पर ले आए एंड इंडेक्स वाली वैल्यू। और उसके बाद हमने ये अपडेशन की है। फिर हमने यहाँ पर अपना वो वाला फंक्शन कॉल किया, और फिर हमने अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कर ली। तो यार ये था हमारे पास एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का मेथड, एकदम इजी सा, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है बिल्कुल। इसको एक बार खुद से अब सोल्व करो अलहदा से, ठीक है। ये अपने वीडियो देख ली, वीडियो को करो पॉज और अपने VS कोड पे पूरा कोड अगेन लिखो। अगर नहीं समझ आ रही कहीं से तो वीडियो को वापस आके देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। जैसा कि आपको बताया था कि इसमें हम स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस कर देंगे, जो भी अपर केस होंगे उनको भी लोअर कर देंगे, और जो लोअर केस होंगे वो तो ऑलरेडी लोअर केस ही हैं, उनको चेंज करने की नीड नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, लोअर केस ऑल .c, इंटर मारो। अब हम ऐसा करते हैं, ये वाला सारा कोड कॉपी कर लाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसको कर दो रिमूव, आओ यहाँ पे एक बार ये वाला हम अपना पूरा फंक्शन कर देते हैं रिमूव, और ये वाला सारा भी एक बार रिमूव ही कर दो यार, जस्ट एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ही रहने दो। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, इधर लिखेंगे इंटर आ स्ट्रिंग। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे fget, हम fget फंक्शन को यूज़ करके वैल्यू इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग का नाम str, उसके बाद लिख देते हैं साइज 20, फिर लिख देंगे stdin, स्टैंडर्ड इनपुट। लास्ट पे आ गया सेमीकोलन, हमें अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना फॉर लूप, फॉर इनटू इनिशियलाइज कर देते हैं इंट i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। उसके बाद आएगी हमारी कंडीशन, लूप कब तक चलेगा, जब तक str ऑफ i मतलब ith इंडेक्स वाली वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल करैक्टर \0, मतलब जब तक हमारी ith इंडेक्स वाली वैल्यू नल करैक्टर के बराबर नहीं ना आ जाती तब तक ये लूप चलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग में हमारे पास सबसे लास्ट पे होता है एक नल करैक्टर, तो इसका यही बेसिकली मतलब है कि नल करैक्टर आने तक की सारी वैल्यूज़ को चेक करेंगे हम। आएगा सेमीकोलन, अब यहाँ पे अपडेट कर देते हैं i++, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, इनटू लिखेंगे हम str ऑफ i, ith इंडेक्स वाली वैल्यू। यहाँ पर एक और इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है टू लोअर। यहाँ पे आएंगी हमारी राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं str इंटू i, मतलब ith इंडेक्स वाली वैल्यू, सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हमारा लूप का कोड हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर हमने एक और इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया, इसके लिए हमें कुछ और फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिख देते हैं #include इंटू, यहाँ पर हम एक फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी ctype.h वाली, ठीक है। ये वाली फाइल भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो परफेक्ट, ये वाला हमारा कोड है अब रेडी। नेक्स्ट लाइन पे अब यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं अपनी वैल्यू स्ट्रिंग की, प्रिंट एफ इंटू लोअर केस स्ट्रिंग इज %s, str, सेमीकोलन लगाओ। अब इसको करो रन, इंटर अ स्ट्रिंग, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इंटर कर देते हैं नीट स्पेस रूट्स, ठीक है। इंटर मारो, लोअर केस स्ट्रिंग इसने क्या कर दी, नीट रूट्स। फिर से एक बार इसको रन करो, नेम इंटर कर दो, यहाँ पे राहुल RAHUL, सारे कैपिटल इंटर करो। इसने क्या प्रिंट कर दिया, राहुल, सारे लोअर केस में यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमने कुछ फाइल्स इंक्लूड की हैं, उसके बाद आए हम मेन फंक्शन में, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है, उसकी वैल्यू इनपुट ली हुई है। फिर आए यहाँ पर हम फॉर लूप में इंट i नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज है, यानी i को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया।
उसके बाद है stri इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, मतलब हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा ith इंडेक्स वाली वैल्यू नल करेक्टर के इक्वल नहीं होती। हमारा लूप तब रुक जाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमने की है अपडेशन i++। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या किया है जी, stri वाली वैल्यू को चेक किया है और उसमें हमने क्या कर दिया, टू लोअर। ये हमने अपना एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है। इसका काम ये होता है कि अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता। तो यहाँ पर हमने सभी वैल्यूज को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट कर लिया जी अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू। तो यार ये प्रॉब्लम थी हमारे पास अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। होप सो ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज, इस वीडियो में हमने सीख लिया कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स की डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, फिर हमने देखा स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग के बारे में, एंड स्ट्रिंग की इनपुट लेने के लिए हमने ये वाले 4 मेथड्स को देखा। फिर हमने सी के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को कवर किया, जिसमें हमने देखा है strcat फंक्शन, strlen फंक्शन एंड strcpy फंक्शन। इन सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर किया एंड इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सोल्व की। अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी रिकर्जन के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि रिकर्जन क्या होती है, रिकर्जन के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, एंड देन हम रिकर्जन को एकदम अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो बेसिकली रिकर्जन हमारे पास एक बहुत ही काम की चीज़ है। इससे हम काफ़ी ज़्यादा लाइन्स का कोड सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। एंड रिकर्जन में हम यूज़ लेते हैं फंक्शंस का, एंड इसमें एक फंक्शन बार बार कॉल होता है। जैसे लूप में हमारा कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है ना, वैसे सेम इसी तरह रिकर्जन में भी हमारा कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है। लूप्स और रिकर्जन में हमारा डिफरेंस ये है कि लूप्स में हम जो भी कोड लिखते हैं वो कोड बार बार एग्जीक्यूट हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमारा फंक्शन बार बार कॉल होता है। सो हम कह सकते हैं कि रिकर्जन में हमारा फंक्शन लूप में चलता है। ठीक है कि एक बार कॉल हुआ, 2 बार कॉल हुआ, तब तक कॉल होता रहेगा जब तक कि हमारी बेस कंडीशन यानी कि जो कंडीशन हमने दी होती है वो वाली ट्रू नहीं हो जाती। अगर आप भी ये सारे टॉपिक्स सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो आपको मिल रही होगी कुछ यहाँ, तो फटाफट से इस लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।